नमस्कार, पटना एक्सप्रेस में स्वागत है। मैं अनंत सहाय। आज हमारी बातचीत हुई जनतांत्रिक लोक हित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्य प्रकाश नारायण जी से। बिहार के राजनीति के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारी बातचीत हुई, विस्तार से उनसे इस मुद्दे पर बातचीत हुई। 2020 चुनाव में किस तरह का परिदृश्य बनेगा, कोरोना काल में क्या चुनाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बहुत सारी मुद्दाएं पर बातचीत हुई है, बहुत सारी चर्चाएं हुई है। आइए देखते हैं उनके साथ क्या क्या बातचीत हुई है। क्या लगता है आपकी पार्टी क्या राय है इस विषय में? चुनाव अभी होना चाहिए? देखिए, जनतांत्रिक लोकहित पार्टी सत्ता का गिद्ध नहीं है। हमने सबसे पहले यह सवाल उठाया था कि बाढ़ हिंदू और मुसलमानों का महत्वपूर्ण पर्व का समय है और कोरोना आपदा है। यह एक ऐसी महामारी है जो आज वर्तमान में जो लोग भी सत्ता में हैं या विपक्ष में हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हों, सुशील कुमार मोदी हों, रामविलास पासवान हों या फिर लालू यादव के बेटे और लालू यादव हों, इनके दादा और परदादाओं ने भी ऐसा महामारी नहीं देखा था। यह 100 वर्षों के बाद आई है। वास्तव में ये मानव जीवन के लिए कठिन परिस्थिति है। इस परिस्थिति से भी बाहर निकलना हम लोगों का एक सामाजिक कर्तव्य था, एक मानव धर्म था। लेकिन इस मानव धर्म और कर्तव्य को छोड़कर चुनाव करवाना उचित नहीं है। हमारी पार्टी सबसे पहले विरोध की और हमारी पार्टी के विरोध के बाद विपक्ष के एक दल की दिव्यांग आईटी सेल ने इसको मुद्दा बनाया और पूरे बिहार में तमाम विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे को लिया। अभी वर्तमान में सत्ताधारी दल भाजपा और जदयू चुनाव करवाना चाहती है, जो हम समझते हैं कि लोक जीवन, मानव जीवन के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। चुनाव नहीं होना चाहिए। अभी जिस तरह का माहौल बन रहा है और जिस तरह का जो सिचुएशन अभी देखा जा रहा है पूरे बिहार में, किस तरह का जातीय समीकरण होगा, क्या लगता है आपको? देखिए, बिहार 4 नेताओं से अभी मुक्त नहीं हो पाया है। लालू, नीतीश, रामविलास पासवान और सुशील मोदी। ये लोग विकास की जितनी भी बातें कर लें, जितना भी सिद्धांत दे लें, लेकिन अंततः ये जातीय ध्रुवीकरण में जाते हैं। आज जातीय ध्रुवीकरण के हिसाब से इनका टिकट और कैंडिडेट भी तय होता है। मैं समझता हूं कि इस बार जातीय ध्रुवीकरण नहीं हो पाएगा। इस बार जात और धर्म के ऊपर युवाओं का रोजगार, किसानों का खेत, नौजवानों का पेट सबसे बड़ा मुद्दा होगा। कोरोना आपदा काल ने यह बता दिया है कि बिहार में विकास कुछ नहीं है। सरकारी आंकड़े के अनुसार 36 लाख मजदूर बिहार वापस लौटते हैं और सत्ता तंत्र इनको साइबेरियन पक्षी समझता है कि जब कोरोना समाप्त होगा तो पुनः ये वापस चले जाएंगे। ये बिहार के ही हैं। उनकी माताएं, बहनें, बेटी बिहार में रहती है, बिहार में ही खाती और कमाती है। ये बाहर पेट पालने के लिए केवल जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि विकास का पोल खुल चुका है। जातीय ध्रुवीकरण होगा, लेकिन उन ध्रुवीकरणों पर रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य हावी रहेगा इस बार। और हमारी पार्टी कभी जात की राजनीति नहीं करती। हम किसानों और नौजवानों की राजनीति करते हैं और इसी मुद्दे पर हम किसानों और नौजवानों के बीच जाएंगे, न जिनकी ना कोई जाति हुई, ना कोई धर्म हुआ। अच्छा, कोरोना काल में बहुत से मजदूर का पलायन हुआ, आना हुआ, जाना हुआ। यहाँ पैदल लोग चले वहाँ से बाहर से बिहार के लिए हजारों किलोमीटर पैदल आना पड़ा उन लोगों को। अब ऐसा अवस्था है फिर वो लोग जा रहे हैं। इस अवस्था में क्या रोजगार की क्या स्थिति है बिहार की? तो देखिए, जो मजदूर बिहार में बाहर से आए या बिहार में बाहर से गए, सबसे पहले तो सत्ताधारी दल उनको साइबेरियन पक्षी समझते हैं कि अपने पेट के खातिर बाहर जा रहे हैं और कुछ न कुछ अपने परिवार के नाते बिहार में भेजेंगे और बिहार में कुछ न कुछ पैसा आएगा। बिहार सरकार को इसकी चिंता नहीं है। अब तक जितने भी आंकड़े विकास पुरुष सुशासन बाबू ने दिया कि हमने ये विकास किया, वो विकास किया, तमाम अर्थशास्त्री, भारत के भी एक अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन नोबेल पुरस्कार पाए हैं, इन्होंने भी अपनी पुस्तक में लिखा है कि विकास बिना रोजगार सृजन का विकास नहीं होता है।
आपने रोजगार सृजित नहीं किया, इसका मतलब आपने विकास किया ही नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो विकास है वो आपकी मजबूरी है, कुछ तो कीजिएगा। लेकिन आपने कोई फैक्ट्री बनाया ही नहीं। और यह इस देश का दुर्भाग्य है। हम लोग कांग्रेस पार्टी के समर्थक नहीं हैं, लेकिन नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री और कमोबेश इंदिरा गांधी तक भारत में जो कुछ भी बना, सरकारी लोक उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान, उन तमाम संस्थानों को बेचने के अलावा इस सरकार के पास कोई रोजगार नहीं है। और मुझे तो लगता है कि अगर नेहरू जी और कांग्रेस विगत पिछले दिनों की सरकार अगर इन सारी चीजों को नहीं बचाती तो भाजपा जदयू का गठबंधन वतन की मिट्टी बेच देता, वतन की गिट्टी बेच देता, वतन के माँ बेटियों की इज्जत को बेच देता कबीलाई और खलीफाई संस्कृति के तहत। तो मुझे तो यही लगता है कि इनको प्रवासी मजदूरों की कोई चिंता नहीं है। ये केवल घड़ियाली आंसू रोते हैं। और कुशहा बांध आपदा के समय से हम लोग, पूरे बिहार के लोग यह समझ चुके हैं कि नीतीश कुमार आपदा को उत्सव के तौर पर मनाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो बाढ़ बिहार में हर साल जो आती है बाढ़, तो वो एक राजनेताओं के लिए कमाई का माध्यम है क्या? घोटाला बहुत बड़ा होता है इसमें। बहुत बड़ा घोटाला है और इसका अस्थायी निदान आज तक नहीं निकाला गया। इसी कोसी को बाबा साहेब अम्बेडकर और सरदार पटेल ने बांध देने का काम किया था। उस समय कोसी बिहार के लिए वरदान हो चुकी थी, लेकिन वही कोसी आज फिर अभिशाप हो चुकी। मतलब साफ है कि बाबा साहेब और सरदार पटेल ने जो कल्पना किया था बिहार के विकास के लिए, उसके बाद किसी भी सरकार ने उस दिशा में पहल नहीं किया। कागजी काम करते हैं, तटबंधों की मरम्मत करते हैं। कोई नया तटबंध आज़ादी के 70 साल में शुरुआत के दिनों में जो बना, उसके बाद नहीं बन पाया। वो श्री कृष्ण बाबू का दौर था जब तटबंध बना, कोई नया तटबंध नहीं बना। बाढ़ इनके लिए आपदा है और आपदा में उत्सव मनाने का काम करते हैं। घोटाला तो होता ही। राम मंदिर का वहां शिलान्यास हो गया अयोध्या में, इस विषय में आपका विचार है, आपकी पार्टी है, क्या सोचते हैं? देखिए, मनुष्यों में सांस्कृतिक चेतना बहुत आवश्यक है। अब सांस्कृतिक चेतना के लिए मंदिर और मस्जिद बना दीजिए, लेकिन जिस देश में 2 करोड़ लोग प्रत्येक दिन भूखे सोते हैं, 3 करोड़ से ज्यादा की आबादी खाना बदोश है, आधे से ज्यादा लोगों को घर नहीं है, उस देश में सांस्कृतिक चेतना की बात करना, धार्मिक बात करना सत्ता के लिए बेवकूफी है। फिर हमारे राजनेताओं को भारत के संविधान के प्रस्तावना से भी कोई मतलब नहीं है, जहां स्पष्ट शब्दों में 2 शब्द है कि हम समाजवादी राष्ट्र बनाएंगे और पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बनाएंगे। तो किसी भी सरकार के लिए, और उस सरकार में जो न्याय तंत्र है, न्यायपालिका है, उसको इन धार्मिक संवेदनशील मुद्दों पर ना तो कोई निर्णय देना चाहिए था, ना कोई विधेयक बनाया जाना चाहिए था, ना ही बतौर प्रधानमंत्री, बतौर मुख्यमंत्री, बतौर किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को मंदिर और मस्जिद के शिलान्यास में जाना चाहिए था। ये लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ये लोग सत्ता के गिद्ध हैं। प्रयास करेंगे कि धर्म के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर चुनाव हो। बिहार जिस तरह से इस बार भयाक्रांत हुआ है, जिस तरह से बिहार में भूख ने परेशान किया है कोरोना आपदा काल में, अब बिहारी नौजवान धर्म के नाम पर कटने मरने वाले नहीं हैं। वो पेट और खेत की लड़ाई इस बार लड़ेंगे। वहाँ हो गया, कर्नाटका में हो गया, बहुत सारा दंगा हो गया वहाँ पे। देखिए, मैंने कहा कि इनको बर्बाद करना है, तो बेंगलोर के आईटी हब के पास दंगा होना आईटी हब को बर्बाद करने की एक सुनियोजित साजिश है, जिसके वजह से हुआ। उदाहरण वहां भी है कि हिंदू के मंदिर को बचाने के लिए मुसलमानों ने मानव श्रृंखला लगा लिया, तो मुसलमानों की मस्जिद को बचाने के लिए हिंदुओं ने मानव श्रृंखला बनाई। ये बंगलोर का ही उदाहरण है। लेकिन आईटी हब के पास दंगा हो जाना आईटी हब को बर्बाद करने की साजिश है। पूरे आत्मनिर्भरता के नाम पर पूरे भारत को फिर से चंद व्यापारियों का गुलाम बना देने का काम ये लोग कर रहे हैं। इसीलिए बंगलोर आईटी हब के पास इस तरह का दंगा, प्रायोजित दंगा हुआ। तो
आईटी हब अगर बर्बाद होता है तो किसको लाभ होगा, उससे क्या, किसको बेनिफिट होने वाला है इससे? चाइना और अमेरिका को, जहां से इनके लोग बिजनेस करते हैं, उनको लाभ पहुंचाने के लिए। जी।